गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपनी जो एक ज्ञान धारा शुरू की थी हमने ग्रामर की, तो उसी धारा को आगे बढ़ा रहे हैं हम। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपके जो व्यूज़ और कमेंट्स देकर। कई साथियों ने तो बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत शेयर भी किया उन्होंने, बार बार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमें आपकी ये जो हमारे घर घर तक आप पहुंचाने की कोशिश हो, एक मुहिम है ये कोई ओनली सिलेबस करवाना नहीं है। हमने एक मुहिम शुरू की है कि कुछ लोग बहुत दूर बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, डानियों में बैठे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम हर इंसान तक पहुँचे। और वो प्रत्येक छात्र जो किसी कारणवश शहरों तक, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुँच पाते हैं, कम से कम उन तक वो एक सही कंटेंट पहुँच जाए और जिससे वो अपने सपने पूरे कर सके। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने उसी धारा को बढ़ाते हुए कल की जो वीडियो थी उसमें अपने प्रोनाउन शुरू किया था। तो प्रोनाउन चल रहे हैं अपने। तो प्रोनाउन में जो टॉपिक है उसके अंदर 5 प्रोनाउन कर लिए थे, और आज अपना जो प्रोनाउन है नेक्स्ट वाला, तो 6 नंबर प्रोनाउन शुरू करेंगे। और ये जो 6 नंबर प्रोनाउन है वो वाला प्रोनाउन है अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये क्या बताता है कि दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग होती है या रिलेशन होता है, उसे बताया जाता है। अब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए अपने यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, तो हम इसके लिए देखेंगे कि पहले तो हमें याद रखना है कि कितने व्यक्ति हैं। जैसे कि अपने देखा जाए कि इफ़ देयर इज़ 2 पर्सन्स आर देयर, अगर 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति के लिए अपने यूज़ क्या करेंगे। तो 2 व्यक्ति है तो 2 व्यक्तियों के लिए अपने यूज़ करते हैं ईच एंड अदर। ईच एंड अदर का यूज़ किया जाता है। एंड बात करें जो नेक्स्ट वाला, जो मोर देन 2 पर्सन्स आर देयर, अगर किसी सेंटेंस में हमें 2 या 2 से अधिक, बात करें अपने मोर देन 2 की बात करें, तो मोर देन 2 की बात की जाए तो मोर देन 2 व्यक्तियों के लिए अपने मोर देन 2 पर्सन्स, उनके लिए अपने यूज़ करेंगे वन अनदर। जैसे अपने 2 सेंटेंस लेते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति है उनके लिए अपने एग्जाम्पल उठाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने लिखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट कि 2 व्यक्ति हैं कोई भी, ऐसे लिया आपने एक रमन, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने एंड हिज फ्रेंड गोपाल। ये रमन और उसका एक मित्र है जिसका नाम क्या है, गोपाल है, और वो दोनों क्या करते हैं, ऑफन मीट इन द इवनिंग। एक छोटा सा सेंटेंस लिया हमें, और इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर जनरली तौर पर हमें देखना है कि इस सेंटेंस में हमें किसका यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस में हमें यूज़ करना है, जैसे कि ऑप्शंस मिलते हैं कि हमें यूज़ करना है नंबर 1 कि वन अनदर का यूज़ करना है। बी नंबर ऑप्शन मिल जाता है कि आपको ईच अदर का यूज़ करना है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं अपने, देम सेल्वेज का यूज़ करना है। और जो डी नंबर देखना है और हमें यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे लिख सकते हैं नन ऑफ दीज।
ये अपने सामने 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों में से एक ऑप्शन फिलअप करना होता है। हमें जेन्युइन सी बात है, यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है। पहली बात कि देम सेल्फ की बात करें, अपने वन अनदर की बात करें या ईच अदर की बात करें, तो पहले पता होना चाहिए है क्या। जैसे मैंने बताया था कि देम सेल्फ की बात करते हैं पहले और लास्ट में पहुंचेंगे अपने ऑप्शंस की तरफ में। तो जैसे अपने सबसे पहले बात करते हैं देम सेल्फ की, तो देम सेल्फ कब यूज़ होता है, ये क्या होता है, ये होता है अपना रिफ्लेक्सिव। तो अपने लास्ट क्लासेस में अच्छी तरह से इसको देखा था कि ये क्या होता है, तो ये होता है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन कब यूज़ होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है। दूसरा, अभी हमने यहाँ देखा था कि इन दोनों के अंदर अपना वन अनदर है या फिर हम लेते हैं ईच अदर, इन दोनों में आपसी रिलेशनशिप की बात होती है। दोनों आपस में क्या होते हैं, उनके बीच में कोई संबंध को बता रहा है। तो इन दोनों में अपने अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, मीट वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो आपस में क्या है, उनसे संबंध है। अगर दोनों में संबंध है तो हमें क्या फिलअप करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन में 2 दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमें इन दोनों में से एक का फिलअप करना है, तो हमें देखना है पहले कि ये सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ। अगर सब्जेक्ट अपने 2 है, सब्जेक्ट 2 ही व्यक्तियों का नाम हो रहा है, यहाँ पर एक तो रमन की बात की हमने और एक उसका जो मित्र है वो, और उसका नाम क्या है उस मित्र का, गोपाल है। कि रमन और गोपाल 2 जने मिलते हैं और 2 के लिए हमने बताया है कि हमें किसका यूज़ करना है, ईच और अदर का। तो अपने ऑप्शन में अगर देखा जाए इन दोनों में, तो आंसर हमें टिक किसको किया जाएगा, बी को करेंगे, बी को आंसर करेंगे। ये कितने के लिए यूज़ हो रहा था, मोर देन 2 के लिए, 2 से ज़्यादा है तो मतलब अपना आंसर यहाँ है, तो नन ऑफ दीज को भी अपने टिक नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये ऑप्शन नहीं बनेगा अपना, ये ऑप्शन नहीं बनने वाला, ये भी नहीं बनने वाला। हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ईच और अदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या समस्या हमारे सामने ये आने वाली है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, एक छोटा सा एग्जांपल और उठाते हैं। जैसे अपने लिखा, सेकंड एग्जांपल है, देयर आर 4 बॉयज इन दैट कॉलोनी। एक कॉलोनी है जिसमें 4 बॉयज हैं। दे ऑलवेज distribute टॉफीज, और हमें इसमें एक ऑप्शन फिलअप करना है। तो इस सेंटेंस में वो सेम के सेम ऑप्शन लेते हैं अपने। एक ऑप्शन लिखा अपने ईच अदर, और जो दूसरे वाला ऑप्शन लिखते हैं बी वाला, ये था अपना वन अनदर। तो ये जो 2 ऑप्शंस हैं, अब दोनों में से एक फिलअप करना है हमें। तो क्या फिलअप करेंगे, अगर 2 व्यक्ति होते यहाँ पर तो किसका यूज़ करते, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति होते तो ईच अदर का यूज़ करते, और 2 से ज़्यादा है तो हमें किसका फिलअप करना है यहाँ पर, वन अनदर का। जेन्युइन सी बात है कि हमें यहाँ पर देखिए सेंटेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है दे, और ये दे कितने व्यक्तियों के लिए यूज़ हुआ है, 4 व्यक्तियों के लिए। अगर ये 4 व्यक्तियों के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमें यूज़ क्या करना है, वन अनदर यूज़ करना है। लेकिन कई बार सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं या कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें ये जो दे वर्ड है ये सिर्फ 2 को ही बता रहा होता है, सिर्फ 2 को ही बता रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं अपने, 3 नंबर एग्जांपल लेते हैं, और इस 3 नंबर एग्जांपल में हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो दे वर्ड आया
उसमें हमें क्या यूज़ करना है। एज लाइक यहाँ पे हमने सेंटेंस वर्ड ले लिया कि दे डिड नॉट टॉक, दे डिड नॉट टॉक। और अब इसमें हमने फिलअप करना है, वो बात नहीं करते, वो बात नहीं करते हैं, या करते थे वो बात नहीं करते थे। तो ये जो दो के लिए यूज़ करना चाहें तो किसका यूज़ करेंगे। अभी हमें पता नहीं चल रहा है ये दे कितने के लिए यूज़ हो रहा है। ऐसी कोई भी कंडीशन आए तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस का सेंस देखना है, और सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों बात करें और हम जनरली अपने सिंगुलर सेंस में ले रहे हैं कि इसे ऐसे लगते हैं कि वो दो ही व्यक्ति हैं, दो से ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हमें फिलअप कौन सा करना है, आंसर ईच अदर करना है। इसमें किसका यूज़ करोगे, ईच अदर। हमें वन अनदर को थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। हालांकि दे किसके लिए यूज़ होता है, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, ईच अदर करना है, न कि वन अनदर करना होता है। क्लियर है। अभी ये दे के लिए देखा जाए तो यहाँ पर तो क्या यूज़ हो रहा था, अपना वन अनदर, लेकिन यहाँ दे के लिए यूज़ करेंगे तो हमें किसके लिए यूज़ करना है, ईच अदर का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो प्रोनाउन है बहुत ही अच्छा प्रोनाउन है, नंबर 7 नंबर का प्रोनाउन रहता है। तो ये जो 7 नंबर का प्रोनाउन है इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड प्रोनाउन। रीज़न ये है कि मैं इसको इतना अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। तो पहली बात तो ये है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, हमें ये जानना है, और दूसरा ये जानना है कि ये कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि हमारा एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन मिलेगी हमें, और इसी नाउन के लिए आगे कुछ प्रोनाउंस दिए हुए होते हैं जो इससे संबंधित होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने बात करें हु की, ये हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो जाता है। आगे बात करें किसकी, तो हु का ही एक ऑब्जेक्टिव केस के सेंस में यूज़ होता है हुम, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरी बात करें क्या, तो ये पोजेशन को बता रहा होता है हुज, अधिकार को बताता है हुज। इसी तरह से देखा जाए हम किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए अगर व्यक्ति की बात करना चाहें और जेंडर फिक्स नहीं है, जैसे कि अपने बात करें स्मॉल वंस होते हैं, जैसे स्मॉल वंस का मतलब बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, बेबी बोल दिया हमने, इन्फेंट बोल दिया, है तो बच्चा, है तो पर्सन, लेकिन उसका हम जेंडर निर्धारित नहीं कर सकते कि बच्चा है या बच्ची है। ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हम किसका यूज़ करते हैं, विच का। अगर ये नाउन कोई थिंग है, एनिमल है या कोई थिंग है तो यूज़ करते हैं विच का। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो अपने अगर समय को बताना चाहते हैं तो ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि दैट की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो अपना दैट प्रोनाउन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एसएससी एग्जामिनेशंस के अंदर दैट को बहुत पूछा जाता है। अगर अपने बात करें छोटे मोटे जितने भी हैं तो उनमें दैट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हु और हुज रहता है। चलो करते हैं स्टार्ट इसको। तो पहली बात ये है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सारे के सारे नाउन के लिए यूज़ होंगे, और फिर आगे बढ़ते हैं। इन सभी के बाद में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है सब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, ज़्यादातर सब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ न करके अपने यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये दिया भी नहीं होता। बहुत सी ऐसी कंडीशन आती है कि ये कई बार सब्जेक्ट नहीं दिया होता, डायरेक्टली वर्ब दी गई होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डायरेक्टली अपने वर्ब भी मिल जाती है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं रहती। क्योंकि अगर अपनी सब्जेक्ट आता है तो ये कंजक्शन का काम करेगा, अगर सब्जेक्ट नहीं आता है डायरेक्टली वर्ब यूज़ हो जाती है, या सब्जेक्टिव केस आ भी रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस के सेंस में प्रोनाउन का यूज़ करेगा और फुल स्टॉप। हमें एक बात तो दिमाग में फिट रखनी है कि जब भी ये प्रोनाउंस आते हैं इनके बाद में मोस्ट प्रोबेबली 99% आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और ये स्ट्रक्चर होती कौन सी है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ से यहाँ तक की, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है असर्टिव स्ट्रक्चर। असर्टिव स्ट्रक्चर, अगर हमें ये बात समझ में आती है तो आपका नरेशन का टॉपिक है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गलत करवा दे।
तो नरेशन बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। दूसरा हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेटमेंट रहता है ये क्लॉज बना देता है। क्या बनाता है? क्लॉज बनाता है। और क्लॉज को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। ये वाला है, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस होता है अपना साधारण वाक्य। और अगर अपने बात करें इस क्लॉज की तो इसे बोला जाता है उपवाक्य। ये उपवाक्य होता है, अपने आप में अर्थ पूरा नहीं देता है ये, इसको किसी और की ज़रूरत होती है जो कि हमें आगे मिलने वाला रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज़ होने वाला है उसे चेक करेंगे। तो ये होगा कैसे? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? हु अपना रिलेटिव प्रोनाउन है, हुम अपना रिलेटिव प्रोनाउन है, हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम चर्चा भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इनका यूज़ कैसे होता है सेंटेंस के अंदर। करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सबसे पहले कि हुज का यूज़ कब होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और उस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपने इसको कि कैसे अपने यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने लिखा कि यस्टरडे I met a lady who was standing there। तो एक सिंपल सा सेंटेंस लिया हमने कि येस्टरडे आई मैट अ लेडी, मैं एक औरत से मिला कल और जो वहाँ खड़ी थी। ठीक है, कहीं भी खड़ी हो सकती है। वी कैन से शी वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। ओके, शी वॉज स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टॉप स्टेशन और द वी कैन से शी वॉज एट द प्लेटफॉर्म। वह प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, कहीं भी हो सकता है, उसके पास कुछ था। पहली बात तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो लेडी है तो उसके लिए हमने यूज़ किया यहाँ पर इस हु का यूज़ है वो किसके लिए यूज़ किया है हमने? कौन खड़ी थी भाई? लेडी खड़ी थी। तो लेडी की बात करें तो यहाँ अपने ये जो हु है खड़ी थी, वो कौन थी? कौन थी खड़ी? लेडी की बात हो रही है। तो ये हु है किसके लिए यूज़ हुआ? अपना इस लेडी के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हु है ये अपना क्या रहेगा? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसके लिए यूज़ हुआ? पहली बात तो हमें ये याद रखना है, ये यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रहा है? व्यक्ति के लिए। तो ये हु का यूज़ हमें ध्यान में ये रखना है कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। इससे पहले हमें कोई एक नाउन मिलने वाली है, उसके लिए यूज़ होगा, नंबर एक। दूसरा क्या हो सकता है सर? कोई प्रोनाउन यूज़ होने वाला है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। कोई सर्वनाम यूज़ हो सकता है, जैसे हम यूज़ करते हैं आई, जैसे यूज़ किया ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउंस होते हैं, ये व्यक्तियों के लिए यूज़ होते हैं। तो पहली बात तो हमें ध्यान में रखनी है कि ये नाउन और प्रोनाउन ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों के दोनों पर्सनल होने चाहिए। पहली बात कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पर्सन होने चाहिए। पर्सन का मतलब क्या होने चाहिए सर? व्यक्तियों के लिए यूज़ होने वाले जितने भी शब्द है वो होने चाहिए। व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति हो सकता है समय, या उसके लिए यूज़ होने वाला कोई सर्वनाम यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हु का। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। उसके बाद भी दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि उसके बाद हमें ये ध्यान में रखनी है कि ये जो हु है ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। ये सेंटेंस में हु है किसकी तरह से यूज़ होगा? सब्जेक्ट की तरह से यूज़ होता है, या कह सकते हो आप सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ होने का मतलब क्या है कि जब हम सेंटेंस में इस हु का यूज़ करेंगे ना, तो हु के तुरंत बाद में, जैसे अपने देखा जाए कि ये जब सेंटेंस में यूज़ हो जाता है हु, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एक क्लॉज कुछ और फिलअप कर दिया आपने, कुछ और क्लॉज है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि अपने यहाँ लिखा सब्जेक्ट
ठीक है। उसके बाद में लिखा वर्ब, और यहाँ अपनी एक ले लेते हैं कोई नाउन। हालांकि ये नाउन पहले भी आ सकती है, ठीक है। ये वाली अपनी जो नाउन है ना, ये कहाँ आ सकती है, पहले भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी नाउन हो सकती है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हु का यूज़ कहाँ होगा, तो हमें ध्यान में रखना है, ये हु का यूज़ सब्जेक्ट के स्थान पे काम आता है। मतलब इसके तुरंत बाद हमें क्या नज़र आएगी, वर्ब नज़र आएगी। तुरंत बाद क्या नज़र आने वाली है, वर्ब। मतलब वर्ब तुरंत बाद नज़र आ रही है तो ये सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पहले क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट यूज़ होता है। और अब इस वर्ब के बाद क्या यूज़ होने वाला है सर, ऑब्जेक्ट यूज़ होने वाला है। और क्या यूज़ होने वाला है, टाइम प्लेस और लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ होने वाला है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक क्लॉज यूज़ हो जाएगा। तो हमें इसे देखना है क्या अपना ऐसा ही सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस में फॉलो कर रहा है, या एक और राइट करके देखते हैं। एक और सेंटेंस उठाते हैं अपने और फिर बढ़ते हैं आगे। जैसे अपने इसी स्ट्रक्चर को आगे देखते हैं, और मैंने लिखा कि ये जो सेंटेंस है इसमें अपने लिखा है हु का यूज़ कैसे होगा। तो जैसे अपने एक सेंटेंस, दो सेंटेंस उठाएंगे और दोनों में एक को सब्जेक्टिव केस में की तरह से यूज़ करेंगे और दूसरे को ऑब्जेक्ट की तरह से। जैसे एग्जाम्पल लिखा आपने, और अपने लिखते हैं कि रमन, एग्जाम्पल फर्स्ट है, और मैं लिखता हूं कि रमन इज अ बॉय हु ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स। अपने एक सेंटेंस लिया, बहुत ही आसान सा छोटा सा सेंटेंस लिया कि रमन इज़ अ बॉय हु ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स। तो ये जो हु हमने यूज़ किया है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि ये किसके लिए यूज़ हुआ है। तो अपने देखते हैं कि हु ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स, कौन हमेशा अच्छे अंक लेता है, रमन लेता है। कौन लेता है, रमन लेता है। तो अभी ये हु किसके लिए यूज़ हुआ है, रमन के लिए यूज़ हुआ है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट की सीट पे बैठा है क्योंकि वर्ब से पहले होता है। दूसरी बात देखें, क्या रमन व्यक्ति है, क्या रमन एक ऐसी संज्ञा है जो व्यक्ति को बताता है, बिल्कुल बताता है, एक व्यक्ति का नाम है। बात खत्म, मतलब ये तो सही यूज़ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या अपने इस हु के तुरंत बाद में, क्या हु के तुरंत बाद वर्ब का यूज़ हुआ है क्या। देखो इस सेंटेंस के अंदर देखा जाए, हाँ जी, गेट्स वर्ब का यूज़ हुआ है। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है, ये वर्ब को मॉडिफाई करती है। तो ये अपनी यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ हुआ है क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करती है, और ये अपनी वर्ब है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एज ए सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है, और हमेशा ये क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह से ही यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं एज ए वर्ब की तरह से, कि वर्ब की तरह से कैसे यूज़ होता है। तो जैसे देखा जाए कि हमने लिया सेकंड एग्जाम्पल कि ही called the students, he called the students, उसने स्टूडेंट्स को बुलाया, who had broken the glass, कि उसने किसे बुलाया, उन स्टूडेंट्स को बुलाया, उन बच्चों को बुलाया जिन्होंने क्या किया था, उस ग्लास को, एक आईना था, कोई ग्लास था, इसका मिरर था, इसकी सॉरी मिरर क्या, विंडो का एक ग्लास था, और उसे क्या कर दिया, उसे तोड़ दिया। तो ग्लास को तोड़ने वाले लड़कों को बुलाया। तो अब अपने देखते हैं कि हु ब्रोकन द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा था, द स्टूडेंट्स ने। तो अभी ये देखो इसमें सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट है। और किसके लिए आते हैं, क्या ये व्यक्ति हैं, क्या ये स्टूडेंट व्यक्ति हैं, बिल्कुल है सर। अब व्यक्ति हैं इसलिए किसका यूज़ हो रहा है, हु का यूज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ चुका होगा कि हु का यूज़ कहाँ होता है। हु का यूज़ अपने इस तरह से एज ए सब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए भी होता है और ऑब्जेक्ट इसके लिए भी यूज़ होता है। बाकी इस सेंटेंस को और भी अपने बना सकते हैं, जैसे कि अपने इसमें बात करें तो इस सेंटेंस का ऐसा भी बन सकता है कि रमन हु ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स इज़ अ बॉय। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपना सेंटेंस सही है। तो इसको दो तरीके से अपने लिख सकते हैं
कि इसको कैसे लिखेंगे, रमन, हु वाले पार्ट को जस्ट रमन के बाद बिठा दीजिए आप, रमन हु ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स इज अ बॉय। तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सेंटेंस बिल्कुल ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों प्रचलन में है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमें कि हमें एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसे आएगा। समस्या तो ये रहेगी कि सर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो इसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल करने के लिए जैसे अपने एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, और उस एग्जांपल से के थ्रू समझेंगे कि ये एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आने वाला है और उसमें ये लिखा जाएगा कि सप्लाई अ सूटेबल कंजक्शन और द रिलेटिव क्लोज दैट आर गिवन द बिलो। कि एक सेंटेंस में आपको क्या करना है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उनमें से जो सही ऑप्शन होगा उसे चूज़ करना है। कुछ ऐसा आने वाला है, जैसे अपने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं कि माय फादर wanted to meet Manish who had won the first prize लास्ट ईयर। और एक ये सेंटेंस है जैसे मानो एग्ज़ाम में आ गया और हमें इसके लिए फिलअप करना है, कुछ ऑप्शंस देखने हैं। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया, इधर आपको यूज़ करना है हुज का। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं बी नंबर, आपको यूज़ करना है दैट का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं सी नंबर, जिसमें आपको यूज़ करना है हु का। और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं डी नंबर, आपको यूज़ करना है हुम का। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसमें से फिलअप करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा किस लिए यूज़ हो रहा है। तो इस सेंटेंस को देखते हैं पहले और सेंटेंस के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कि माय फादर वांट टू मीट मनीष, कि मेरे पिता मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं जी? मनीष से मिलना चाहते हैं। और मनीष ने क्या किया है, हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने क्या किया है, पहला फर्स्ट प्राइज जीता था, पहला जो अवार्ड है वो उसने जीता है। तो अब इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि सर ये है क्या, ये हैड क्या है, वॉन क्या है, क्या है ये एक वर्ब है। तो अभी ये एक वर्ब है, तो अगर हम इस वर्ब की बात करें तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। इस वर्ब से पहले हमें देखना है, तो इससे पहले हमें मिलता है सर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर इन चारों में से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो चारों में से ये जो 3 चीज़ें हैं आ सकती हैं, और ये हुम है ना, ये यूज़ नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन तो ख़त्म हुआ अपना। अब आगे बढ़ते हैं, सर इन चारों में से किस किस का यूज़ कब कब होने वाला है। तो एक चीज़ और बताऊं कि दैट है ना, दैट अपने तुरंत बाद में, दैट अपने तुरंत बाद में सब्जेक्टिव केस लेता है। तो मतलब इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ तो है नहीं सब्जेक्ट, क्यों, तो वर्ब है, तो मतलब इसको भी क्या करो, ख़त्म करते हैं। अब बढ़ते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, हु यूज़ करना है या हुज़ करना है। तो ये जो हुज़ होता है ना, ये अपने तुरंत बाद में नाउन लेता है या कोई रिलेशन लेता है, तो वो तो है नहीं। हो गया, ओके। चलो आज के लिए अपने इतना ही। अभी जो पढ़ा है ना, इसको तुरंत आप चाहो तो अपनी कल नोटबुक में कर लें, ऐसा मेरी। चलो ओके, तो आज के लिए अपने इतना ही। और इसका मैं एक आंसर बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका आंसर क्या है, हु रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्ब है, और वर्ब है, और ये आया किसके लिए, मनीष के लिए, व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए अपने क्या यूज़ करेंगे, हु। तो ठीक है साथियों, आज के लिए अलविदा। बहुत सारा प्यार आपको, गुड इवनिंग। और मैं चाहूँगा कि जैसे आप प्यार लगातार बरसाते आ रहे हो, तो बरसाते रहिए,
लाइक और शेयर करते रहिए। बिल्कुल जैसे आपकी नज़रें हमेशा बोर्ड पे बनी रहती है और मेरी नज़रें आपके जो लाइक्स और कमेंट्स पे बनी रहती है, व्यूज़ पे बनी रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे, लगातार बढ़ते रहे। गुड इवनिंग।